प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जकार्ता में आयोजित 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। कहा, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक पहल में आसियान का है प्रमुख स्थान। पीएम ने 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी लिया भाग। G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए नई दिल्ली पूरी तरह से तैयार। विदेशी राष्ट्राध्यक्षों और मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनाथ नई दिल्ली पहुंचे। G20 शिखर सम्मेलन में मद्देनजर राजधानी नई दिल्ली में सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम। वहीं मौसम विभाग ने आयोजन स्थल पर मौसम की तुरंत जानकारी के लिए खोला विशेष केंद्र। अमेरिका ने यूक्रेन को $1 अरब की अतिरिक्त सहायता देने की घोषणा की। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कीव दौरे पर की घोषणा। और देश भर में भगवान श्री कृष्ण के प्रकाटोत्सव जन्माष्टमी की धूम। मंदिरों में बड़ी संख्या में उमड़े भक्त। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आयोजित आसियान शिखर सम्मेलन से जुड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में आसियान भारत शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान के अन्य नेताओं के साथ तस्वीर खिंचवाई। सम्मेलन में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इंडोनेशिया की साझेदारी चौथे दशक में प्रवेश कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज वैश्विक अनिश्चितता के माहौल में हर क्षेत्र में हमारे आपसी सहयोग में लगातार प्रगति हो रही है। ये हमारे संबंधों को ताकत को और प्रमाण है। पिछले वर्ष हमने भारत आसियान फ्रेंडशिप ईयर मनाया और आपसी संबंधों को एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप दिया। आज वैश्विक अनिश्चितताओं के माहौल में भी हर क्षेत्र में हमारे आपसी सहयोग में लगातार प्रगति हो रही है। यह हमारे संबंधों की ताकत और रेजिलियंस का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक विकास में आसियान की अहम भूमिका है। आसियान मैटर्स क्योंकि यहां सभी की आवाज सुनी जाती है और आसियान इज एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ क्योंकि वैश्विक विकास में आसियान क्षेत्र की अहम भूमिका है। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की यही भावना भारत की G20 अध्यक्षता की भी थीम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मानव कल्याण के लिए सबका प्रयास, फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की प्रगति में और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने में हम सभी साझे हित हैं। 21वीं सदी एशिया की सदी है, हम सबकी सदी है। इसके लिए आवश्यक है कि हम एक रूल्स बेस्ड पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण और मानव कल्याण के लिए सबका प्रयास, फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की प्रगति में और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने में हम सबके साझे हित है। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वियतनाम के प्रधानमंत्री फाहम मिन चिन ने मुलाकात की। इससे पहले जकार्ता में प्रधानमंत्री के होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने उनका जोरदार स्वागत किया। भारतीय समुदाय पीएम मोदी के इंडोनेशिया दौरे को लेकर काफी उत्साहित दिखे।
तो भारतीय समुदाय में काफ़ी उत्साह। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में प्रधानमंत्री ने आज अपना संबोधन दिया और उससे पहले हमने देखा कि चाहे वो होटल हो या फिर हवाई अड्डा हो जकार्ता का, भारतीय समुदाय ने लगातार मोदी के नारे लगाए और उनका भव्य स्वागत हुआ। और ग्राउंड जीरो से हम आपको लगातार कवरेज जो है उससे जानकारी हम जुड़ी हुई ये दे रहे हैं। और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से हमारे संवाददाता आरिंद्र प्रताप सिंह भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आरिंद्र, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि 18वें पूर्वी एशिया सम्मेलन को लेकर अब प्रधानमंत्री अब इसमें शिरकत कर रहे हैं। बैक टू बैक 2 सम्मेलन हो रहे हैं। अब अगर इसको लेकर बात की जाए तो ताज़ा जानकारी क्या है आपके पास? भावना, अभी से बस कुछ देर पहले ही ये एक समिट से प्रधानमंत्री ने क्या कुछ बोला इसकी जानकारी निकल के आई। मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूँ कि ईस्ट एशिया समिट, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने जिन बातों को रखा है उसमें उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो इंडो पैसिफिक है क्षेत्र, इस पर आपसी समझ के साथ किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, इस बात को प्रधानमंत्री ने साफ तौर से इस मंच पर रखा है। इसके अलावा क्वाड विजन के तहत एक फोकल पॉइंट है आसियान, इस बात को भी प्रधानमंत्री ने अपने इस वक्तव्य में रखा है। उन्होंने मल्टीलेटरलिज्म, जिसको हम बहुपक्षवाद कहते हैं, उसको बढ़ावा देने की बात की है कि दुनिया की व्यवस्थाओं में बहुपक्षवाद होना चाहिए, यानी कि सबकी बात को समाहित करके आगे बढ़ने की व्यवस्थाओं के साथ हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बहुपक्षवाद का उन्होंने जिक्र किया। इसके अलावा फ्री ओपन नेविगेशन इन इंडो पैसिफिक का जिक्र भी प्रधानमंत्री ने ईस्ट एशिया समिट के मंच पर अपने संबोधन में रखा। उन्होंने कहा कि जो वैश्विक चुनौतियां हैं उस पर हमको मिलकर काम करने की ज़रूरत है, उनसे मिलकर लड़ने की ज़रूरत है। और किन वैश्विक चुनौतियों का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया उसका भी सिलसिलेवार जानकारी आई है कि जिसके तहत आतंकवाद जैसी समस्या से मिलकर लड़ना हो, या इसके अलावा जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या से मिलकर हमें समाधान की ओर आगे बढ़ने की बात हो। साइबर सिक्योरिटी का भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, क्योंकि हम जानते हैं कि आतंकवाद का ही एक हिस्से के तौर पर भी साइबर टेररिज्म भी कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है, वो एक बड़ी चुनौती है, उसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया। इसके अलावा फूड सिक्योरिटी से कैसे आगे बढ़ा जाए, क्योंकि जो खाद्य सुरक्षा है उस दिशा में भारत लगातार बात कहता रहा है और प्रधानमंत्री ने यहाँ पर उस दिशा में समाधान की ओर आगे बढ़ने के लिए मिलेट्स का भी जिक्र किया है। हम जानते हैं कि यूएन के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री के प्रयास से इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी एक तरीके से यूएन के माध्यम से घोषित किया गया था। तो खाद्य सुरक्षा के साथ साथ मिलेट्स की अगर फोकस किया जाएगा तो उससे जलवायु सुरक्षा का भी कहीं ना कहीं एक प्रावधान निकल के आता है। तो इस बात का भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है। ये बेहद महत्वपूर्ण और क्षेत्रीय और वैश्विक मसलों पर भी विस्तार से बात हुई है। इसके अलावा भी जिन मसलों को प्रधानमंत्री ने इस मंच पे रखा है उसमें कनेक्टिविटी पे सबसे ज़्यादा फोकस नजर आया। इसके अलावा मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात भी साफ तौर से प्रधानमंत्री ने की है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस बात का भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है भावना, जिसमें हेल्थ और ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात भी की। हम जानते हैं कि यूएन के माध्यम से पहला इंटरनेशनल ट्रेड जो ट्रेडिशनल मेडिसिन की जो ग्लोबल सेंटर है वो भारत में खुला है। तो अपने आप में भारत की परंपरागत चिकित्सा पद्धतियां किस प्रकार से दुनिया के लिए फायदेमंद साबित होती रही है, इस बात का जिक्र भी यहाँ पे निकल के आया और उस दिशा में कैसे आगे बढ़ा जाए ये कोविड ने हमको सिखाया। उसके बाद से भारत की इन पहल को एक समर्थन मिलता भी नजर आ रहा, तो ये चीज़ भी यहाँ दिखाई पड़ी। इसके अलावा 12 पॉइंट प्रपोजल के तरीके से भी प्रधानमंत्री ने कई सुझाव इस मंच पर रखे हैं, जहाँ पे वो ये कहते नजर आते हैं कि हम समस्याओं से समाधान की ओर आगे बढ़ने के लिए किस प्रकार से सहयोग को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसमें उन्होंने कई चीज़ों का जिक्र किया, खासी तौर से आसियान इंडिया जो फंड है उसके माध्यम से डिजिटल जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाने को लेकर कैसे काम हो सकता है, इस बात का भी जिक्र किया। इससे पहले कि मैं इस बात को खत्म करूं, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हम इस बात को भी कह सकते हैं, जो तमाम जो नेता हैं, जिन ग्लोबल लीडर्स हैं जिनके साथ प्रधानमंत्री का मुलाकात हुई, चाहे वो आसियान के लीडर हों या इसके अलावा ईस्ट एशिया समिट के तहत अन्य नेता भी हों, सभी ने प्रधानमंत्री मोदी को G20 की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी हैं और चंद्रयान की सफलता के लिए भी बधाई दी है। तो निश्चित तौर से भारत के लिए गर्व का पल कहा जा सकता है, जहां पे चंद्रयान की सफलता हो या फिर G20 के माध्यम से आगे बढ़ने की बात हो। तो ये अभी का अपडेट था इस वक्त भावना। एक ऐतिहासिक, एक बहुत ही महत्वपूर्ण समिट है। लेकिन आरिंद, मैं इससे पहले आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि इससे पहले जो प्रधानमंत्री ने संबोधन दिया आसियान भारत शिखर सम्मेलन में, उसमें भी कई मुख्य बातें निकल कर आई, जिसमें उन्होंने बोला कि ये जो 21वीं सदी है वो एशिया की सदी है। और उन्होंने आसियान भारत के रिश्ते को और प्रगाढ़ करने के लिए भी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी कही, और साथ ही साथ एक्ट ईस्ट पॉलिसी, उसके बारे में भी जो बात हुई उस पर भी आप प्रकाश डालें।
भावना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री का आसियान के साथ में नेताओं के साथ में बैठ के जो संबोधन उनका आया है, उन्होंने जो ओपनिंग रिमार्क्स दिए हैं, उन्होंने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद, वैश्विक परिवर्तन के बावजूद भी भारत आसियान मिलकर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि कैसे दोनों पक्ष एक तरीके से सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर नजर आ रहे हैं। हम जानते हैं कोविड के बाद से कई प्रकार के जियोपॉलिटिकल सिनारियों में बदलाव आए, खासतौर से जो एक सप्लाई चेन का मसला है उसमें ट्रस्टेड पार्टनर के तरीके से भारत ने अपने आप को एक प्रमुख दावेदार के तरीके से आगे रखा है। चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र हो, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर के तरीके से हो, हर एक दिशा में भारत अपनी बढ़ती क्षमताओं के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। हमने जैसे अभी हमने चंद्रयान का जिक्र किया, उसकी सफलता पर दुनिया भारत को बधाई दे रही है। तो ये भारत की कैपेबिलिटीज, कैपेसिटीज को दिखाता है कि कैसे हम अपने आप को मजबूत कर रहे हैं तमाम क्षेत्रों में, और इस मजबूत होते भारत के साथ में आज दुनिया जुड़ना चाहती है, मजबूती के साथ जुड़ना चाहती है। और शायद यही वजह है कि आज आसियान के मंच पे जब प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया तो कई मसलों पे बात निकल के आई कि ट्रेड, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट की बात हो या फिर कनेक्टिविटी में हर प्रकार की कंप्रिहेंसिव कनेक्टिविटी को बढ़ाने की बात हो, फिजिकल, डिजिटल, पीपल टू पीपल, और इसके अलावा इकोनॉमिक कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात हो, इन सब पर आगे बढ़ने को लेकर कहीं ना कहीं साफ तौर से एक बात बनती या कहा जाए कि समझ विकसित होती दिखाई पड़ी। लेकिन मुख्य मुद्दा यहाँ पे भी नजर आया है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में फ्री नेविगेशन एक बड़ी मसला रहा है, और इस मसले पर साझा समझ रखते हैं आसियान देश और भारत, और उस साझा समझ के साथ आगे बढ़ने पर एक सहमति और बेहतरी से बनती नजर आई है। भावना, बिल्कुल। आरेंद्र, एक बात और प्रधानमंत्री ने जो कही उसको मैं चाहूंगी कि आप डिकोड करें। रूल्स बेस्ड पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर, अगर ये रूल क्या है कि कोविड के बाद जिस तरीके से कुछ ऐसे नियम बनने चाहिए जो सब देश मिलकर उस पर काम कर सके, ये कैसे रूल्स होंगे? बिल्कुल भावना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। रूल बेस्ड ऑर्डर की बात होती है तो खासतौर से फ्री नेविगेशन का जिक्र आता है इंडो पैसिफिक रीजन में। हम क्वाड के मंच के माध्यम से इस बारे में लगातार चर्चा करते रहे और दुनिया जानती है कि भारत का ये पक्ष क्या है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज जिसका मैंने जिक्र किया कि मल्टीलेटरलिज्म, जिसको हम बहुपक्षवाद करते हैं, तो 20वीं सदी की संस्थाएं क्या 21वीं सदी की अपेक्षाओं को पूरा कर पा रही हैं? इस लिहाज से वो जो बदलाव की जरूरत है वो भी बहुत जरूरी है, तो उस बदलाव के लिहाज से भी बात की जाती है। और साथ ही साथ तीसरा अगर देखा जाए तो जो आपने जिक्र किया वो ग्लोबल साउथ की आवाज है। ग्लोबल साउथ यानी कि जो ग्लोबल नॉर्थ है, विश्व के ऐसे ग्लोब के आधार पर जो नॉर्थ के देश हैं अपेक्षाकृत ज्यादा विकसित हैं बनस्पत ग्लोबल साउथ के देशों के, तो ऐसे में ग्लोबल नॉर्थ के में हुए विकास के तहत ही ग्लोबल साउथ के देशों में भी विकास हो सके, उनकी आवाज़ को वैश्विक मंचों पर एक बराबरी की आवाज़ मिल सके, उनके साथ जो एक सदियों या कहा जाए दशकों पुरानी जो एक तरीके से इम्पैरिटी रही है उसमें एक समानता आ सके। तो इस बात की मुखरता से आगे बढ़ाना, तो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर इस प्रकार का हो जहां पे वैश्विक व्यवस्थाएं सही से काम कर सकें। यूएन जैसी संस्था जैसे जिसके बारे में रिफॉर्म के बारे में लगातार जिक्र होता है, अगर वो बेहतरी से आज के समय में खुद को प्रासंगिक सिद्ध नहीं कर पाती है तो उसमें बदलाव की जरूरत है। इसीलिए शायद प्रधानमंत्री मोदी लगातार कहते हैं कि ग्लोबल साउथ की आवाज को या कहा जाए भारत की आवाज को भी वहां पे होना चाहिए, और वर्ल्ड ऑर्डर ऐसा हो जहां पे कोई एक देश किसी और दूसरे देश के प्रति आक्रामक रुख ना अपनाए। और अगर हम आसियान या ईस्ट एशिया देशों के लिहाज से बात करें तो यहां पर विस्तारवादी सोच कहीं ना कहीं एक आक्रामक नजरिए से कुछ देशों की देखने को मिलती है, तो उसके खिलाफ सभी समान विचारधारा वाले देश मौजूद रहे, ये भी कहीं ना कहीं एक संदेश साफ तौर पर निकलता है। भावना, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे तक और हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो आरेंद्र प्रताप सिंह लगातार जकार्ता से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे पर हमारे तक लगातार जानकारी पहुंचा रहे हैं, और खबरों को अब आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं G20 से जुड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन पर समाचार पत्रों में आलेख लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत की अध्यक्षता में मानव केंद्रित प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वैश्वीकरण का लाभ अंतिम छोर तक पहुंच सके। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की अध्यक्षता में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन पर समाचार पत्रों में अपने आलेख की शुरुआत वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा के साथ की है।
उन्होंने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम का भाव भारत की आत्मा के साथ जुड़ा है और भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान ये भाव स्पष्ट नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि G20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान यह विचार मानव केंद्रित प्रगति के आह्वान के रूप में प्रकट हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि कोविड महामारी के बाद विश्व व्यवस्था में 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। पहला, इसका एहसास बढ़ रहा कि दुनिया के जीडीपी केंद्रित दृष्टिकोण से हटकर मानव केंद्रित दृष्टिकोण की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। दूसरा, दुनिया ग्लोबल सप्लाई चेन में सुदृढ़ता और विश्वसनीयता के महत्व को पहचान रही है। तीसरा, वैश्विक संस्थानों में सुधार के माध्यम से बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने का सामूहिक आह्वान सामने है। G20 की हमारी अध्यक्षता ने इन बदलावों में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है। पीएम मोदी ने भारत द्वारा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन का जिक्र करते हुए कहा, भारत की अध्यक्षता के तहत की गई सबसे महत्वपूर्ण पहलों में से एक रही है। जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने पर पीएम मोदी ने कहा कि हमें एक रचनात्मक कार्य संस्कृति पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने भारत की पहल लाइफस्टाइल फॉर सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को प्रोत्साहित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि तकनीक का लाभ उठाकर भारत ने असमानता को कम करने का काम किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि G20 के माध्यम से हम विकासशील देशों को DPI अपनाने में मदद करेंगे ताकि वे समावेशी विकास की ताकत हासिल कर सकें। अपने आलेख में उन्होंने कहा कि भारत अपनी G20 की अध्यक्षता में जेंडर डिजिटल डिवाइड को पाटने, लेबर फोर्स में भागीदारी के अंतर को कम करने और निर्णय लेने में महिलाओं की बड़ी भूमिका को सक्षम बनाने पर काम कर रहा है। पीएम मोदी ने आलेख के अंत में उम्मीद जताई कि G20 सदस्य देश भारत की डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी और डेवलपमेंट को प्रत्यक्ष रूप से महसूस करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता में यह सुनिश्चित किया कि हर आवाज सुनी जाए और हर देश अपना योगदान दे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी G20 से जुड़ी खबरें अब आप तक लगातार लाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए नई दिल्ली पूरी तरह तैयार है। भारत की अध्यक्षता में हो रहे इस शिखर सम्मेलन में विदेशी राष्ट्राध्यक्षों और मेहमानों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। आज सुबह मॉरिशस के प्रधानमंत्री नई दिल्ली पहुंचे। जी, तो विदेशी मेहमानों का सिलसिला आना शुरू हो चुका है। 9 और 10 दिसंबर को दिल्ली मेज़बानी करेगा G20 शिखर सम्मेलन की। आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री सुबह दिल्ली पहुंच चुके हैं और पारंपरिक वेशभूषा में उनका स्वागत। आगे बढ़ते हैं। G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। शिखर सम्मेलन के लिए G20 सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों का नई दिल्ली पहुंचना लगातार जारी है। इसी कड़ी में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का भारत पहुंचने का कार्यक्रम है। अमेरिकी राष्ट्रपति कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। पीएम मोदी से द्विपक्षीय वार्ता के एजेंडे पर पूछे जाने पर अमेरिका के सामरिक संचार के लिए NSC समन्वयक जॉन किर्बी ने कहा कि दोनों नेता G20 के एजेंडे, विशेष रूप से आर्थिक सहयोग और बहुपक्षीय निवेश के अवसरों पर चर्चा करेंगे। I think you can expect that they will discuss the agenda for the G20, particularly the economic cooperation and multilateral investment opportunities that stand before the G20, and the president's strong desire to see multilateral development bank reform and reshaping continue. I have little doubt that they will also talk about the shared challenge of climate change and how much we are hoping to have a robust discussion at the G20 about a transition to clean energy technology and to see more countries, more G20 countries invest in more clean energy technology as well as efforts to curb greenhouse gases. और आगामी G20 शिखर सम्मेलन से पहले दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने शहर की तैयारियों और साफ सफाई का जायजा लिया। उपराज्यपाल ने राजघाट क्षेत्र पहुंचकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए।
तो G20 सम्मेलन को लेकर देश की राजधानी में हर स्तर पर तैयारियों को चाक चौबंद किया जा रहा है। इस दौरान अलग अलग देशों से आए मेहमानों को भारतीय संस्कृति की समृद्ध विरासत के साथ आधुनिक भारत की झलक भी देखने को मिलेगी। सम्मेलन की हर एक जानकारी से जुड़े रहने के लिए विदेश मंत्रालय ने G20 इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रियों को ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने की सलाह दी है, जिससे सम्मेलन से जुड़ी सटीक जानकारी सही समय पर मिल सके। इन तस्वीरों से साफ है कि देश की राजधानी किस तरह G20 सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। चाहे बात दिल्ली के सौंदर्यीकरण की हो या फिर सुरक्षा की, हर स्तर पर मेहमानों के स्वागत की अभूतपूर्व व्यवस्था की गई है। G20 शिखर सम्मेलन पर G20 के मुख्य समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया कि शिखर सम्मेलन में 3 व्यापक सत्र होंगे और बहुत सारी गतिविधियां भारत मंडपम में ही होंगी। It is an event where leaders have an opportunity to discuss, confabulate and decide on matters of global importance. So from that perspective, I think it's a very important getting together of the most influential leaders of the world. 18वें G20 शिखर सम्मेलन से पहले विदेश मंत्रालय ने G20 इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ये ऐप उपयोगकर्ताओं को G20 सम्मेलन से जुड़ी सभी जानकारी देने के साथ ही उनका मार्गदर्शन करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों से G20 इंडिया मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने को कहा है, ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने बताया कि G20 इंडिया मोबाइल ऐप की लॉन्चिंग भारत की तकनीकी प्रगति का परिचायक है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने माननीय मंत्री गणों को सूचना करी थी कि एक डिजिटल ऐप बनाया गया है, जो G20 के बारे में एक ऐप बनाया गया है, उसको सब लोग डाउनलोड करें, क्योंकि उससे संभाषण के अंदर बहुत सुविधा होती है। भारतीय भाषाएं और विश्व की जो भाषाएं हैं वो उसमें हैं। G20 इंडिया के सचिव मुक्तेश परदेशी ने बताया कि सम्मेलन में शिरकत करने वाले मेहमानों को एक प्रदर्शनी के माध्यम से भारतीय सभ्यता, संस्कृति और शिल्पकला के बारे में जानकारी दी जाएगी। हमारी प्रदर्शनी है भारत जनतंत्र की जननी। उसमें कई पैनल्स हैं एग्जिबिट्स के थ्रू, कैसे भारत में जनतंत्र ऋग्वेद से लेके अभी तक कैसे उसकी परिकल्पना की गई थी, कैसे सभा, समिति और संसद ये शब्द हैं और ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे वेदों में हैं। यातायात को लेकर भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने आम जनता से G20 शिखर सम्मेलन के दौरान इंडिया गेट और कर्तव्य पथ जैसे इलाकों में नहीं जाने का अनुरोध किया है। जैसे कुछ एरियाज हैं, इंडिया गेट है, कर्तव्य पथ है, वहाँ हम उनसे निवेदन करते हैं कि वॉकिंग के लिए या उस दौरान जो है पिकनिक के लिए या साइकिलिंग के लिए इन क्षेत्रों को अवॉइड करें। विशेष पुलिस आयुक्त यातायात सुरेंद्र सिंह यादव ने कहा कि सम्मेलन के दौरान 8 से 10 सितंबर तक दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सुबह 4 बजे से शुरू होंगी और 30 मिनट के अंतराल पर उपलब्ध रहेंगी। सुबह 6 बजे के बाद से पुराने निर्धारित समय से ही मेट्रो का परिचालन किया जाएगा। सम्मेलन के दौरान सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन छोड़कर बाकी सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट, पटेल चौक, RK आश्रम मार्ग स्टेशन पर पार्किंग 8 सितंबर की सुबह 4 बजे से 11 सितंबर को दोपहर 12 बजे तक बंद रहेगी और इसके अलावा अन्य स्टेशन पर पार्किंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी। दिल्ली से तापस भट्टाचार्य और मेघना देव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। जी हाँ, G20 शिखर सम्मेलन को लेकर नई दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। दुनिया भर के प्रभावी नेताओं के स्वागत के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। G20 सम्मेलन के चीफ कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन श्रृंगला से हमारी संवाददाता मेघना देव ने आयोजन से जुड़े सवालों को लेकर विशेष बातचीत की। आइए देखते हैं। हमारे साथ G20 के चीफ कोऑर्डिनेटर मौजूद हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि अब कुछ ही घंटे बचे हैं जब लीडर्स का आगमन शुरू हो जाएगा राजधानी दिल्ली में, और इसी पर और बातचीत करेंगे। सर, कैसी तैयारियां हैं? सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे क्योंकि हम देख रहे हैं पूरी दिल्ली में जो चाक चौबंद है, सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स हैं और जो सौंदर्यीकरण है वो काफ़ी ज़्यादा जोरों पर चल रहा है। लीडर्स के आगमन शुरू हो ही गए हैं। नाइजीरिया के प्रेसिडेंट कल आए थे और कल से और परसों से काफ़ी सारे हेड्स ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेड भी दिल्ली पहुंचेंगे
और आपने देखा होगा पूरी शहर में माहौल G20 का माहौल बना रखा है और काफ़ी शहर में भी इम्प्रूवमेंट्स हो गए हैं। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये प्रयास रहा है कि दिल्ली में हम दुनिया के सबसे प्रभावी लीडर्स को स्वागत कर रहे हैं, तो उस अवसर पे हमारी शहर को अच्छा दिखना चाहिए और हमारी जो खासियत है, हमारी जो सांस्कृतिक विभिन्नता और विरासत, उसका भी प्रदर्शन होना चाहिए, टूरिज़्म पोटेंशियल का प्रदर्शन होना चाहिए और ख़ास तौर से हमारी जो डेवलपमेंटल प्रोग्रेस जो हुआ है, टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस हुआ है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ है, उनका भी मतलब प्रदर्शन और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन जहाँ पे हो सके उसका भी हम प्लानिंग कर रहे हैं। इस बार अगर देखा जाए तो अफ्रीकन यूनियन से सबसे ज़्यादा एक अफ्रीका का रिप्रेजेंटेशन रहेगा और टेबल पे, तो उसको किस तरीके से देखते हैं आप कि भारत जो कह रहा है वो कर रहा है? तो हमारी जो रिश्ते हैं अफ्रीका के साथ वो सैकड़ों साल पुराने रिश्ते हैं, व्यापार के रिश्ते हैं, सोशल एक्सचेंजेस हुए हैं अफ्रीका के साथ और हमारी जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स हुए हैं, मतलब हमारी जो स्वाधीनता के जो मूवमेंट्स हुए हैं वो भी हमारी शेयर्ड हिस्ट्रीज़ के एक पोर्शन है और पिछले कई सालों से हमने हमारी जो एंगेजमेंट है अफ्रीका से वो बढ़ गए हैं। आपको याद होगा कि 2015 में इंडिया अफ्रीका समिट हुई थी दिल्ली में, नई दिल्ली में, उसके बाद इकोनॉमिक समिट भी हुआ था अहमदाबाद में, तो काफ़ी अफ्रीका के साथ हमारे जो कूटनीतिक एंगेजमेंट बढ़ गया है। हाँ, और इस बार भी हमने तो जब भी कहा है कि अफ्रीका का रिप्रेजेंटेशन और डेवलपिंग कंट्रीज़, विकासशील देशों का रिप्रेजेंटेशन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में बढ़ना चाहिए और हमने हमारी अध्यक्षता G20 की अध्यक्षता में ये प्रस्ताव दिया है कि अफ्रीकन यूनियन एक G20 के परमानेंट मेंबर भी बनना चाहिए। लगातार जो भारत ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनकर उभर रहा है उसको किस तरीके से देखते हैं? G20 के जो शिखर सम्मेलन है उसमें कितनी बुलंद नज़र आएगी आवाज़? तो ये ज़रूर हमने देखा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे चुनौतियां हुए हैं, कोविड-19 महामारी, यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके अवसर दुनिया पे पड़ा हुआ है, मतलब एडवर्स इम्पैक्ट, पर विकासशील देशों पे, ग्लोबल साउथ पे ख़ास तौर से इसका मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है और ये देखते हुए हमने डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ एक एंगेजमेंट किया जो कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दौरान में किया। तो उसमें 125 देशों के साथ हमारी चर्चा हुई और इनके जो व्यूज़ हैं, इनके जो अपेक्षाएं हैं हमारी अध्यक्षता का, वो हमने अच्छी तरह नोट कर लिया है और जो भी हमारे मतलब G20 में प्राथमिकताएं हैं वो विकासशील देशों के प्रायोरिटीज़ देखते हुए हमने ये आइडेंटिफाई किया। 10 तारीख को ये समिट खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी 30 नवंबर तक भारत के पास अध्यक्षता रहेगी। और जैसा कि हम आपको लगातार कवरेज दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री का इंडोनेशिया दौरा पर, और अब आपको बता दें कि प्रधानमंत्री वहां से निकल चुके हैं और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हम लगातार। तो जकार्ता कन्वेंशन सेंटर पर प्रधानमंत्री ने सुबह आसियान भारत शिखर सम्मेलन में अपना संबोधन दिया और ये प्रधानमंत्री नई दिल्ली की तरफ रवाना होते हुए जकार्ता से ये तस्वीरें। तो दो सम्मेलन पे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत करी, भाग लिया। भारत आसियान शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। अपने सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत जो ये 21वीं सदी है वो एशिया की सदी है, ये हमारी सदी है। साथ ही प्रधानमंत्री ने आसियान भारत के जो रिश्ते हैं उनको कैसे और मजबूत किया जाए उसका एक रोड मैप दिया अपने संबोधन में। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो दौरा है वो कितना ज़रूरी है एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए, इंडो पैसिफिक के लिए। और अब अपना सफल दौरा पूरा करते हुए प्रधानमंत्री इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से नई दिल्ली की ओर
रवाना होते हुए। और प्रधानमंत्री इसके बाद G20 शिखर सम्मेलन जिसकी नई दिल्ली मेज़बानी कर रहा है उसको होस्ट करेंगे, उसको संबोधित करेंगे। और दुनिया भर के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो दिल्ली के लिए आना शुरू हो चुके हैं, विदेशी मेहमान आ चुके हैं और नई दिल्ली भी पूरी तरह से तैयार है G20 शिखर सम्मेलन के लिए। हालांकि बहुत संक्षिप्त दौरा था ये प्रधानमंत्री का इंडोनेशिया का, लेकिन कई महत्वपूर्ण बातें इसमें निकल कर आई हैं, आसियान और भारत के रिश्ते को और मजबूत करती हुई। इंडोनेशिया दौरे पर थे प्रधानमंत्री मोदी, जिसमें भारत आसियान शिखर सम्मेलन में उन्होंने शिरकत करी। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया और सभी आसियान देशों के साथ उन्होंने ग्रुप फोटोग्राफ खिंचवाई। सभी का धन्यवाद देते हुए प्रधानमंत्री मोदी अब नई दिल्ली की ओर रवाना। और खबरों के सिलसिले को अब आगे बढ़ाते हैं। दुनिया के अलग अलग भाषाओं को जानने वाले लोग कैसे एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं, AI के जरिए कैसे इसे आसान बनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया केंद्र के डिजिटल जोन में इसे दर्शाया गया है। आइए देखते हैं। तकनीक के क्षेत्र में भारत एक बहुत बड़ी सफलता हासिल कर चुका है और यहाँ अलग अलग आप देखें डिजिलॉकर है, इसके साथ ही साथ नई पहल है उसको दर्शाया गया है। हम आए हैं यहाँ भाषिनी। ये भाषिनी क्या है इस बारे में जानने के लिए हमारे साथ यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं बताएंगे। Bhashini is a language platform for all Indian languages, allowing its translation and other facilities using artificial intelligence. Foreign delegates एक रशियन से आएंगे, एक फ्रांस से आएंगे, सो दोनों को हम इस तरीके से प्लेटफॉर्म बनाए हैं वेयर दोनों कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमारा जो मिशन है ट्रांसेंडिंग द लैंग्वेज बैरियर, सो इस माध्यम से हम थोड़ा बहुत इनको हम डेमो दिखाएंगे। आप किस लैंग्वेज में बोलना चाहते हो, किस लैंग्वेज से आपको सुनना चाहते हो, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने अभी सेलेक्ट किया है हिंदी। स्पेन में अगर मुझे ट्रांसलेट करनी है तो मुझे स्पेन सेलेक्ट करनी है और स्टार्ट ट्रांसलेशन करके हम हेडफोन के थ्रू से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये शोकेस इसलिए किया गया कि दुनिया भर के जो पत्रकार आएंगे, जो मीडिया डेलीगेट्स आएंगे, वो जान सके, समझ सके ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से G20 में क्या चल रहा है, G20 के बारे में दुनिया भर में सूचनाएं दे सकें। ये तो है ही, और ऊपर से जो जुगलबंदी और भाषिनी है वो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। वो ऐसे बना है जिससे कि आप कोई भी भाषा इसमें ऐड कर सकते हो, आप कोई भी AI मॉडल, AI सिस्टम इसमें ऐड कर सकते हो, ताकि इंडिया में जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो देखें कि यहाँ पर अगर इंडिया में हो सकता है तो ये अफ्रीका में क्यों नहीं हो सकता या अमेरिका में क्यों नहीं हो सकता। भाषिनी उसका तो ऐप है, उपलब्ध है, सार्वजनिक माध्यम के जरिए कोई भी उस ऐप को डाउनलोड कर सकता है और उससे फ़ायदा उठा सकता है। तो शोकेस किया गया है यहाँ डिजिटल इंडिया जो जोन है अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर में, उसमें जिससे देश और दुनिया से जो तमाम मीडिया डेलीगेट्स आए वो बेहतर से समझ पाएँ कि कैसे भारत ने तकनीक के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, उन्नति की है। कैमरामैन संजीव के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। और वक्त तो चला है, आइए एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जकार्ता में आयोजित 20वीं आसियान भारत शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। कहा, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक पहल में आसियान का है प्रमुख स्थान। पीएम ने 18वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी लिया भाग। G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए नई दिल्ली पूरी तरह से तैयार। विदेशी राष्ट्राध्यक्षों और मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनाथ नई दिल्ली पहुंचे। G20 शिखर सम्मेलन में मद्देनजर राजधानी नई दिल्ली में सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम। वहीं मौसम विभाग ने आयोजन स्थल पर मौसम की तुरंत जानकारी के लिए खोला विशेष केंद्र। अमेरिका ने यूक्रेन को $1 अरब की अतिरिक्त सहायता देने की घोषणा की। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कीव दौरे पर की घोषणा। और देश भर में भगवान श्री कृष्ण के प्राकट उत्सव जन्माष्टमी की धूम। मंदिरों में बड़ी संख्या में उमड़े भक्त। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं।
और आइए अब खबरों को और विस्तार से जानते हैं। G20 सम्मेलन के लिए दुनिया के कई देशों के मीडिया प्रतिनिधि भी भारत आ रहे हैं। भारत मंडपम, जहां पर मुख्य सम्मेलन होना है, उसके बिल्कुल पास ही अंतर्राष्ट्रीय मीडिया केंद्र बनाया गया है, जो अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है। यहाँ छोटे बड़े मीडिया ब्रीफिंग रूम भी हैं। बड़े मीडिया ब्रीफिंग रूम में 300 से अधिक पत्रकारों के बैठने की क्षमता है। G20 सम्मेलन के लिए तैयारियां अंतिम रूप ले चुकी हैं। भारत मंडपम, जहां पर G20 का मुख्य सम्मेलन होना है, उसके ठीक पास में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर बनाया गया और वहां पर भी देखें तो तमाम तैयारियां की गई हैं, जिससे देश और दुनिया के जो तमाम पत्रकार यहां पर आएंगे उनको कोई असुविधा न हो। वर्किंग स्टेशन बनाए गए हैं, चार्जिंग पॉइंट्स हैं, कियास हैं, उनकी सूचना के लिए तमाम जानकारियां वहां पर हैं। मीडिया ब्रीफिंग हॉल है, 1-to-1 इंटरव्यू के लिए अलग हॉल बनाए गए हैं और इसके साथ ही साथ छोटे बड़े कई मीडिया ब्रीफिंग रूम बनाए गए हैं, जहां पर पत्रकारों को जानकारी दी जाएगी, जरूरी सूचना बताई जाएगी। तो इस वक्त हम मौजूद हैं सबसे बड़े मीडिया ब्रीफिंग हॉल में, जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर में बनाया गया है। 300 पत्रकारों की यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है, क्षमता है। तो सुनिश्चित यह किया गया है कि पत्रकारों को कोई दिक्कत न हो, देश और दुनिया जान सके कि G20 सम्मेलन में कितनी महत्वपूर्ण बैठकें हो रही हैं और यहाँ से जो संदेश निकले उस बारे में देश और दुनिया जान सके। तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर तैयार है देश और दुनिया के पत्रकारों का स्वागत करने के लिए। कैमरामैन संजीव के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। और G20 का एक अहम सदस्य है ब्राजील। एक नजर डाल लेते हैं भारत ब्राजील संबंधों पर। भारत और ब्राजील एक दशक से भी अधिक समय से रणनीतिक भागीदार रहे हैं। कुदरती तौर पर भारत और ब्राजील ताकतवर देश हैं। विश्व मंच पर दोनों देशों की काफी अहमियत है। भारत और ब्राजील अपने संबंधों को और मजबूती देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नई वैश्विक व्यवस्था का साझा विजन ही भारत और ब्राजील के दूसरे विकासशील देशों के साथ मिलकर नए संगठन बनाने की प्रेरणा बना था। दोनों ही देश ब्रिक्स, IBSA, G20, G4, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसे मंचों में साझेदार बने। साथ ही संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन, यूनेस्को और WIPO जैसे बड़े बहुपक्षीय निकायों में भी बहुआयामी संबंध साझा करते हैं। 1948 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए और उसी साल दोनों देशों ने दूतावास भी खोले। अब बात व्यापार और निवेश की। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो जब साल 2020 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर भारत आए थे, तो दोनों देशों ने रक्षा, व्यापार, निवेश, वाणिज्य, कृषि, साइबर सुरक्षा, तेल और गैस, पशुपालन और जैव ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के 15 समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। वहीं रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग के क्षेत्र में भारत और ब्राजील ने 2003 में रक्षा क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। वैश्विक स्तर पर बदलते परिदृश्य के मद्देनजर ब्राजील भारत के बीच बरसों पुराने संबंधों में कई आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परतों को समेटे हुए है। यही वजह है कि दोनों देशों के संबंध समय के साथ नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। G20 का एक और अहम सदस्य है और वो है फ्रांस। आइए एक नजर डालते हैं भारत फ्रांस संबंधों पर भी। फ्रांस दशकों से यूरोप में भारत के सबसे करीबी सहयोगियों में शामिल रहा है। 1947 में भारत फ्रांस राजनयिक संबंधों की स्थापना हुई। 1998 में रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत हुई, जिसने इसी वर्ष 25 साल पूरे कर लिए हैं। रक्षा, सुरक्षा, अंतरिक्ष और नागरिक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग इसके प्रमुख स्तंभ हैं। दोनों देश आतंकवाद का मुकाबला, जलवायु परिवर्तन, हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और सतत विकास जैसे क्षेत्रों में भी मिलकर काम कर रहे हैं।
अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की बढ़ती भूमिका को फ्रांस लगातार समर्थन देता रहा है। इनमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में सदस्यता की दावेदारी का समर्थन शामिल है। रक्षा क्षेत्र में सहयोग भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की आधारशिला है। इनमें प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते के तहत भारत में बनाई जा रही फ्रांसीसी स्कॉर्पियन पनडुब्बियां और 36 राफेल लड़ाकू विमानों की आपूर्ति शामिल है। नियमित साझा सैन्य अभ्यास और 2018 में मंत्री स्तरीय रक्षा वार्ता से भी दोनों देशों के रक्षा संबंध मजबूत हुए हैं। वर्ष 2021 से 2022 में $12.42 बिलियन के वार्षिक व्यापार के साथ फ्रांस भारत के लिए प्रमुख व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरा है। अप्रैल 2000 से जून 2022 के बीच $10.31 बिलियन के संचयी निवेश के साथ फ्रांस भारत का 11वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है। जलवायु परिवर्तन को लेकर भी दोनों देशों की साझा चिंताएं हैं। भारत ने पेरिस समझौते का समर्थन करते हुए जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए प्रतिबद्धता जताई। साथ ही 2015 में दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन शुरू करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2047 भारत की स्वतंत्रता की शताब्दी के साथ भारत फ्रांस राजनयिक संबंधों की शताब्दी और रणनीतिक साझेदारी के 50 वर्षों का जश्न मनाने के लिए विशेष वर्ष है। ऐसे में दोनों देश 2047 तक द्विपक्षीय संबंधों की दिशा तय करने के लिए एक रोड मैप पर सहमत हुए हैं, जो आने वाले समय में भारत फ्रांस के द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक मुद्दों पर विचारों की समानता को और मजबूत करेगा। तो ब्राजील और फ्रांस के साथ तो हमारे संबंध मजबूत हैं ही, साथ ही G20 शिखर सम्मेलन में विश्व के दिग्गज नेता भी हिस्सा ले रहे हैं। हम उन नेताओं के जीवन सफर से आपको लगातार रूबरू करा रहे हैं और आज इसी कड़ी में आइए जानते हैं अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस के बारे में। दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस का जन्म ब्यूनस आयर्स में 2 अप्रैल 1959 को हुआ। ब्यूनस आयर्स विश्वविद्यालय से 1983 में उन्होंने कानून की डिग्री हासिल की और फिर कानून पढ़ाना शुरू कर दिया। 1980 के दशक की शुरुआत में वे राजनीति में सक्रिय हुए। अपने राजनीतिक जीवन के अधिकांश समय में वे पेरोनिस्ट जस्टिसियालिस्ट पार्टी से जुड़े रहे। 2003 के राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने नेस्टर किर्चनर के प्रचार अभियान की जिम्मेदारी संभाली और राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान वे किर्चनर के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में उनके साथ बने रहे। 2007 में जब क्रिस्टीना किर्चनर अपने पति के बाद राष्ट्रपति बनी तो अल्बर्टो फर्नांडिस उनके भी चीफ ऑफ स्टाफ बन गए, लेकिन 2008 में नीतिगत असहमति के कारण उन्होंने पद छोड़ दिया। 2019 में अल्बर्टो फर्नांडिस ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति बने। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सजीवा जेल परिसर में अस्थायी आश्रय गृहों का दौरा किया और कैदियों को राहत सामग्री वितरित की। इस दौरान 704 कैदियों को राज्यपाल ने स्वच्छता किट प्रदान की। IRCS के प्राप्त राहत सामग्री में मच्छरदानी, रसोई सेट, कंबल सहित अन्य सामान कैदियों को उपलब्ध कराया गया। राज्यपाल ने अपनी यात्रा के दौरान आश्रय गृहों में रहने वाले सभी बच्चों के लिए वित्तीय सहायता और खाने पीने का सामान भी उपलब्ध कराया। उइके ने परिसर में स्थापित किए गए वाटर फिल्टर प्लांट का उद्घाटन किया और आश्रय गृहों का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विस्थापित छात्रों की फीस राज्य वहन करेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी बच्चा शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजें। वायुसेना और भारतीय ड्रोन संघ 25 सितंबर को उत्तर प्रदेश के हिंडन गाजियाबाद में भारत ड्रोन शक्ति 2023 की सह मेजबानी करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि भारत में सैन्य और असैन्य क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग बढ़ रहा है। 2 दिवसीय समारोह में 50 से अधिक हवाई प्रदर्शनी के साथ भारतीय ड्रोन उद्योग की क्षमता प्रदर्शित की जाएगी। इसमें सर्वेक्षण, कृषि, अग्निशमन और सामरिक निगरानी ड्रोन का प्रदर्शन किया जाएगा और 75 से अधिक स्टार्टअप और कॉर्पोरेट्स की भागीदारी होगी। कार्यक्रम में केंद्र सरकार, राज्य विभागों, सार्वजनिक और निजी उद्योगों, सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और विदेशी प्रतिनिधियों सहित लगभग 5000 लोगों के आने की उम्मीद है। यह समारोह वैश्विक ड्रोन केंद्र बनने की भारत की प्रतिबद्धता को बढ़ावा देगा।
और अब एक खास रिपोर्ट। हमारे देश में ऐसे बहुत से सामान्य नागरिक हैं जो अपने दृढ़ विश्वास और कार्यों से समाज को रोशन कर रहे हैं, जिन्हें पद्म पुरस्कारों के माध्यम से देश पहचान दे रहा है। डीडी न्यूज हर रविवार रात 9:30 बजे प्रसारित विशेष श्रृंखला हमारे पद्म के माध्यम से दर्शकों को इनकी प्रेरणादायक उपलब्धियों से रूबरू करा रहा है। आज हम आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश की दुर्गाबाई व्याम के बारे में, जो पारंपरिक आदिवासी गोंड कला को संरक्षित कर रही हैं। अपने प्रयोगों और कलात्मकता के माध्यम से इस पारंपरिक कला को पुनर्जीवित और पुनः सर्जित करने के लिए इन्हें कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। भारत मंडपम के विभिन्न कक्ष इस तरह की तंजौर की पेंटिंग्स या फिर आदिवासी चित्रकला के रंगों से सजी हुई है। और ये जो पेंटिंग्स हैं, ये पेंटिंग्स हमारे ही देश के, चाहे वो राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त या शिल्प गुरु पुरस्कार प्राप्त या पद्म पुरस्कार प्राप्त कलाकारों की कला क्षमता के रंगों से सजे हुए हैं। ये सभी कक्ष जो यहाँ आने वाले अतिथियों को हमारी इन कलाओं से रूबरू करवाएंगे। जैसे मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है मधुबनी पेंटिंग, जो बहुत मशहूर है। इसी तरीके के कलाकार ही तो हैं जो हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखते हैं। जैसे मध्य प्रदेश की दुर्गाबाई व्याम, एक गोंड चित्रकार, जिन्होंने जब मौका मिला सीखने का तो इस चित्रकला में न केवल वे पारंगत हुई, बल्कि अन्य महिलाओं को भी उन्होंने प्रोत्साहित किया, उन्हें भी प्रशिक्षण देना शुरू किया, क्योंकि वो भी तो एक सामान्य महिला थी जो अपने घर की दीवारों पर ठिकने बनाती थी। लेकिन आज उन्होंने देश को, देश विदेश तक जाकर अपने देश को गौरवान्वित किया है और इसीलिए उन्होंने प्राप्त किया पद्मश्री का सम्मान। प्रकृति से जुड़ी, प्रकृति को समर्पित लोक कला गोंड, जिसे संरक्षित कर रही है मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के बरबसपुर गांव की दुर्गाबाई व्याम, जो इस कला को देखते सीखते बड़ी हुई। विवाह के बाद भोपाल आ गईं, जहां वे अपने मकान की दीवारों को धिगना यानी इस कला से सजाती थी। जब लोगों का ध्यान उनके चित्रकारी की तरफ गया और यहीं से उनके नए सफर की शुरुआत हुई। जाने माने प्रधान कलाकार स्वर्गीय जनगढ़ सिंह ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। इसके बाद देश के बड़े बड़े शहरों में दुर्गाबाई ने अनेक शिविरों और शिल्प मेले और प्रदर्शनियों में भाग लिया और लंदन, दुबई, फ्रैंकफर्ट तक भी अपनी कला प्रस्तुत की। पेंटिंग कलर के ब्रुश से, मतलब भारत भवन से ये उन्होंने सिखाया रहा है, वो हमारा गुरु है। और जनगढ़ सिंह श्याम ने सबसे पहली ये जो पहली पेंटिंग जो ये पेंटिंग हम नहीं जानत रहा, फिर जनगढ़ सिंह श्याम ने शुरू किया है यह पेंटिंग काम, तो उन्होंने ओखर पीछे हम ये पेंटिंग सीखे हैं। और ये जो रहा है तो हमारे सभी इसने करते करते हमार मेहनत से हम करें दोनों जना, मोला साथ में हमारे पति सिखाया। पुराना चीज़ जो लिप्त हो रहा है वो कहानी में जो है वो हम सिखा रहे हैं। तो ये पेंटिंग ऐसे महत्व है कि बिल्कुल बहुत सारे अच्छा से मतलब जो सिखा रहे हैं, तो हम मतलब बहुत खुश हो रहे हैं। घर परिवार के बच्चों, बहनी, बेटी सब ला सिखाते हैं, बाहर भी बच्चों ला सिखाते हैं। ये कलाकृति तो कहानियों में बहुत सारे बनाए हम अलग अलग बारे में, जैसे मुख बनाती हूँ। ये मासिन कन्या है बम्बू के बारे में, पेड़ और धरती माता के बारे में कहानी में बनाया, और चांद सूरज के बारे में है। पद्मश्री मिला है, तो इसमें जो गांव के लोग जो हैं हमारे गांव के तो बहुत खुश हो रहे हैं और फिर हमारे परिवार बहुत खुश हो रहा है। दुर्गाबाई ने पुस्तकों के जरिए भी इस कला को संजोया है। उन्होंने कई किताबों के लिए इलस्ट्रेशंस यानी चित्रांकन की शुरुआत की। 1, 2, 3, द नाइट लाइफ ऑफ ट्रीज, खिचड़ी और भीमायण जैसी किताबें इनमें शामिल हैं। दुर्गाबाई ने इस परंपरागत कला के सभी तत्वों को जीवित रखते हुए इसे आधुनिकता प्रदान की और आगे बढ़ाया। जनगढ़ सिंह श्याम के पेंटिंग को देख के जो है तो हम लोग दुर्गा को उन्होंने शुरू किया, तो उनने हमको सिखाया नहीं, लेकिन वो बताते थे कि आप लोग भी करो, ऐसे करो, अपना डिज़ाइन निकालो। हम लोग बहुत मेहनत करके अभी इस पेंटिंग को आगे बढ़ाया है, और ये पेंटिंग के साथ साथ आज हमको ये कई पुरस्कार मिले हैं। हम लोग दुर्गा के साथ
किताब में भी काम किए हैं और देश विदेश भी गए हैं दुर्गा के साथ। गोंड प्रधान पेंटिंग की जो खासियत है, इसमें हम लोग खास करके अपना देवी दुर्गा को बनाते हैं, देवताओं को बनाते हैं। जो लुप्त हो रहा है कहानी, उसको उभार के इस पेंटिंग में दिखाते हैं, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को महसूस होना चाहिए कि हमारा ये कहानी ये है, हमारी ये कहानी है। दुर्गा को पद्मश्री सम्मान मिला है, बहुत खुशी की बात है। दरअसल गोंड कला गोंड जनजाति की उप शाखा प्रधान जनजाति से जुड़ी है। पूरे मध्य भारत में फैले लगभग 40 लाख लोगों के इस समुदाय का 1400 साल पुराना अभिलिखित इतिहास है। इस कला के माध्यम से गोंड कथाओं, गीतों एवं कहानियों का चित्रण किया जाता है, जिसमें प्रकृति की प्रधानता देखने को मिलती है। दुर्गाबाई व्याम को कई रचनात्मक प्रयोग के जरिए इस कला को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न सम्मान से नवाजा जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी सचित्र पुस्तक द नाइट लाइफ ऑफ ट्रीज ने इटली के बोलोनिया रगाजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पारंपरिक कला को पुनर्सृजित करने वाली प्रधान गोंड कलाकार दुर्गाबाई व्याम को पद्मश्री पुरस्कार के सम्मान की अनंत शुभकामनाएं। और अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। जापान ने आज सुबह घरेलू HIIA रॉकेट पर अपना चंद्र अन्वेषण अंतरिक्ष यान दक्षिणी जापान के तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च कर दिया। ये यान अगले साल की शुरुआत में चंद्रमा पर उतरेगा। ऐसा करने वाला जापान विश्व का 5वां देश बन गया है। मौसम की खराबी की वजह से पिछले महीने मिशन स्थगित करना पड़ा था। और अब बात खेल जगत से। साल के अंतिम ग्रैंड स्लैम US ओपन के महिला एकल में दूसरी वरीयता प्राप्त बेलारूस की आरेना सबालेंका ने सेमीफाइनल में स्थान बना लिया है। क्वार्टर फाइनल में सबालेंका को चीन की किन वेन झेंग को हराने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। सबालेंका ने मुकाबले को सीधे सेट में 6-1, 6-4 से जीतकर अंतिम 4 में प्रवेश किया। महिला एकल में ही 17वीं वरीयता प्राप्त अमेरिका की मेडिसन कीज भी आसान जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। मेडिसन कीज ने क्वार्टर फाइनल में चेक गणराज्य की मार्ग्रेटा वोंड्राउसोवा को 6-1, 6-4 से हराकर अंतिम 4 में भी जगह बनाई। और पुरुष एकल की बात करें तो तीसरी वरीयता प्राप्त रूस के डैनियल मेडवेडेव ने सेमीफाइनल में पहुंचने में वो भी सफल रहे। मेडवेडेव ने अपने ही देश के 8वीं वरीयता प्राप्त आंद्रे रुबलेव को हराकर अगले दौर में जगह बनाई। मेडवेडेव ने मुकाबले को सीधे सेट में 6-4, 6-3, 6-4 से अपने नाम किया। पुरुष युगल में आज रात भारत के रोहन बोपन्ना सेमीफाइनल मुकाबले खेलते दिखाई देंगे। बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एब्डेन की जोड़ी का सामना सेमीफाइनल में फ्रांस के निकोलस महूत और पियरे हर्बर्ट की जोड़ी से होगा। चीन के हांगझाओ में होने वाले एशियाई खेल 2022 के लिए भारतीय दल की सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। टीम के रवाना होने से पहले राजधानी दिल्ली में एक समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में एशियाई खेलों के लिए खिलाड़ियों की औपचारिक पोशाक और खेल किट का अनावरण किया गया। भारतीय महिला हॉकी टीम में मौजूदा कप्तान और गोलकीपर सविता पूनिया और पुरुष टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश टीम की एशियाई खेलों की नई पोशाक से काफी खुश हैं। हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य से खास बातचीत में इन दोनों खिलाड़ियों ने खेलों के दौरान टीम के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। दो बेहतरीन एथलीट हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। हॉकी के दिग्गज PR श्रीजेश, सविता, दोनों क्या बेहतरीन लग रहे हैं इस वक्त अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में। PR, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, यही ड्रेस पहन के आप लोग ओपनिंग सेरेमनी में रहेंगे और एक अलग एहसास दे रहा है ये जरूर। सी डेफिनेटली आपको इधर इतना अच्छा लग रहा है, बट जहाँ पे हम लोग वॉकिंग करेंगे अपना फ्लैग के पीछे चाइना में, तो डेफिनेटली वो मोमेंट और ब्यूटीफुल लगेगा और पूरा इंडिया, पूरा देश हमारे लिए चीयर करेगा। एंड डेफिनेटली एज ए प्लेयर ये हमारा ऐसे एक मौका है जहाँ पे हम लोग अपना गर्व महसूस होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत चीयर करते हैं एथलीट्स को। आप भी वहाँ पे कहते हैं कि वहाँ पे ऐसे ड्रेस में एक तरह से भारतीयता एकदम झलक के आती है, आपको भी अच्छा लगता है? डेफिनेटली प्राउड इंडियन, वो एक हमेशा हमें रहता है कि हम इंडियन हैं और ये हमें 4 साल के बाद हर बार मौका मिलता है, तो डेफिनेटली हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और हमें बहुत प्राउड है। एशियन गेम्स बहुत बड़ा एक है हॉकी के लिए, खास तौर से PR आपके लिए भी बहुत बड़ा एक मौका है। से एशियन गेम्स एक डायरेक्ट टिकट है पेरिस के लिए, तो हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है कि रिसेंटली एशियन चैंपियंस ट्रॉफी भी हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा, बट एशियन गेम्स का वेन्यू अलग है, टूर्नामेंट अलग है, उसका प्रेशर अलग है, तो इतना इंपॉर्टेंट है कि हम लोग को अपना गेम खेलना है एंड जस्ट नीड टू फोकस ऑन आवर पार्ट।
आप लोगों पे कोई प्रेशर तो नहीं? हाँ, नहीं बिल्कुल, हम इवन टोक्यो ओलंपिक्स के बाद इस चीज़ से और ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड हैं और हमें हमारी ट्रेनिंग पे बिलीव है, इसीलिए हमें जस्ट यही है कि अपने टीम पे फोकस रखना है और हम रेडी हैं खेलने के लिए। तो देखिए रेडी हैं और देखिए कितना बेहतरीन लग रहे हैं इन दोनों को अपने इंडियन एक तरह से कपड़ों में, और एक तरह से ये भारतीयता झलक के आ रही है। और यही कपड़े पहन के ओपनिंग सेरेमनी में एशियन गेम्स में ये लोग जाएंगे और भारत का नाम रोशन करने की कोशिश करेंगे। क्या पर्सन रवि के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और आज जन्माष्टमी है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला त्योहार जन्माष्टमी पर्व की देश भर में धूम है। मंदिरों के रोशनी और फूलों से सजाया गया है। कल देश के कुछ हिस्सों में जन्माष्टमी का त्योहार मनाया गया। आज भी मंदिरों में जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। यह भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जन्माष्टमी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। पूरे देश में श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ भगवान श्री कृष्ण का प्राकट उत्सव जन्माष्टमी मनाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना के लिए देश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। इस अवसर पर श्री बद्रीनाथ धाम में भी विशेष पूजा अर्चना की गई। और नोएडा के इस्कॉन मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन पूजन के लिए नजर आई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को श्री कृष्ण जन्मोत्सव के मौके पर बधाई दी है। उन्होंने लिखा है, मैं सभी देशवासियों को जन्माष्टमी के पावन पर्व की बधाई देती हूँ। जन्माष्टमी का त्योहार हमें भगवान श्री कृष्ण के गीता के उपदेश को समझने, अमल में लाने और निष्काम कर्म करने की प्रेरणा देता है। भगवान श्री कृष्ण ने पूरी मानवता को धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश दिया है। आइए इस शुभ अवसर पर हम जन कल्याण की भावना के साथ आगे बढ़ें और अपने समाज और राष्ट्र को समृद्ध बनाएं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देशवासियों को जन्माष्टमी की बधाई दी। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा है कि जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। श्रद्धा और भक्ति का ये पावन अवसर मेरे सभी परिवारजनों के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे, यही कामना है। जय श्री कृष्ण। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी देशवासियों को जन्माष्टमी की बधाई दी। उन्होंने कहा कि समस्त देशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। नमस्कार।